हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हमारे स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। शुरू करते हैं। रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अब हम अपने लेक्चर्स में कवर करते हैं। छोटे मोटे टॉपिक्स हैं और आसान टॉपिक है, कोई इसमें बड़ी भारी बात नहीं है। ठीक है। रिपोर्टिंग सिस्टम देखिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एकेडमिक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें। देखिए आप लोग जो है, क्योंकि इस एग्जाम के बाद आप लोग जो है वो प्रिंसिपल या डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इन पोस्ट के लिए सिलेक्ट होंगे। तो इन पोस्ट के लिए वैसे तो आपको ट्रेनिंग दी ही जाएगी, लेकिन फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपसे ये मतलब रिक्वायर्ड है, डिजायर्ड है कि आप थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले ही इन चीजों की रखें। तो इसीलिए ये चीजें जो है आपके सिलेबस में रखी गई है। और इसमें कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में, जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हो, सब में स्ट्रक्चर थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहते हैं, बाकी कॉमन स्ट्रक्चर रहता है। तो चाहे आईटीआई कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मैनेजमेंट लेवल का काम जो है उसका अपना इंपॉर्टेंस तो है ही, अपना सिग्निफिकेंस तो है ही। और वो काम जो होता है वो सीधे सुपरविजन में होता है प्रिंसिपल या डायरेक्टर के। इंस्टीट्यूट का जो भी प्रिंसिपल रहता है, जो हेड रहता है, उसी के अंडर में मैनेजमेंट से जुड़े हुए काम, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए काम रहते हैं, और फैकल्टी से जुड़े हुए काम भी रहते हैं। वो एक्चुअली सारे डिपार्टमेंट्स का हेड है, जो सारे डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाता है, सबका काम ठीक से हो रहा है या नहीं इस बात पे ध्यान रखता है। तो उसको, प्रिंसिपल को, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए, मैनेजमेंट से जुड़े हुए बेसिक चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना, जानकारी होना जरूरी। इसीलिए ये चीजें आपके डिपार्टमेंट, आपके सिलेबस में रखी गई। ठीक है। अब ये जो है सभी इंस्टीट्यूट्स में ये चीजें रहती है, मतलब ऐसा नहीं है सभी इंस्टीट्यूट का मतलब सभी ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई कंपनी हो, कोई ऑफिस हो, कोई दूसरा इंस्टीट्यूट हो, इवन हॉस्पिटल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में काम हो रहा है, वहां पर आप देखेंगे मैनेजमेंट। आप अस्पताल में भी जाते हैं, वहां भी मैनेजमेंट रहता है। किसी कंपनी में जाओगे, वहां भी मैनेजमेंट रहता है। हमारी डे टू डे लाइफ में भी हमको कुछ ना कुछ मैनेजमेंट हमेशा करना ही पड़ता है, फैमिलीज में भी मैनेजमेंट रहता है। तो जहां पर भी कई लोग मिलके काम कर रहे हैं एक साथ, वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत रहती है। ठीक है। और ये इसी तरह का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी रहता है, इसी तरह का मैनेजमेंट जो है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी रहता है। तो वो सारी चीजें इसमें जनरल चीजें है। तो अब मैं आपको इसमें एक चीज है जिसको बोलते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है जनरली, अगर अपन देखें, देखिए रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो रिपोर्ट्स होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट्स के माध्यम से, रिपोर्ट्स के थ्रू सारा काम किया जाता है। ठीक है। तो रिपोर्टिंग की अगर अपन बात करें तो एक मैनेजमेंट है जिसका मतलब रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जिसका यूज मैनेजमेंट करता है, जिसका यूज मैनेजमेंट करता है। किस चीज के लिए मैनेजमेंट इसका यूज करता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए।
टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए, चीजों को मॉनिटर करने के लिए, चीजों की स्मूथ फंक्शनिंग चल रही है या नहीं, हर प्रोसेस की, हर फंक्शन की स्मूथली जो है फंक्शनिंग चल रही है या नहीं, ठीक है, डिसीजंस लेने के लिए, है ना, प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, उसके साथ ही साथ तो ये सारी चीजें जो होती है वो रिपोर्ट्स के माध्यम से की जाती है। जैसे मान लो कि ये प्रिंसिपल है ऊपर, किसी इंस्टीट्यूट में एक प्रिंसिपल है, अब इसे मान लो कि पता करना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन या मतलब एडमिशन डिपार्टमेंट है, एडमिशन डिपार्टमेंट है, उसका काम ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं। तो ये कैसे करेगा, इसको कैसे पता चलेगा कि एडमिशन डिपार्टमेंट का काम एकदम सही चल रहा है? क्योंकि इसके पास जाती है रिपोर्ट कि भाई इस साल इतने बच्चों के एडमिशन हुए, है ना, इतने लोगों ने फीस भरी, इतने लोगों की फीस जो है वो बाकी है, इतने लोगों का दूसरा इंस्टॉलमेंट बाकी है, तीसरा इंस्टॉलमेंट बाकी है। तो ये क्या है, पूरी रिपोर्ट जाती है प्रिंसिपल के पास, तो प्रिंसिपल को पता चलता है कि हाँ भाई अकाउंट सेक्शन ठीक से, एडमिशन सेक्शन ठीक से काम कर रहा है। इसी तरह मान लीजिए कि कोई दूसरा सेक्शन है, जैसे एडमिशन सेक्शन हो गया, उसके बाद मान लीजिए हॉस्टल है, हॉस्टल हो गया, मान लो कॉलेज में हॉस्टल है, या कैंटीन जैसे है, कैंटीन है, तो भाई इसकी भी क्या है, प्रिंसिपल को अगर लगेगा तो पूछेगा कि हाँ भाई कैंटीन में कैसा खाना बन रहा है, ठीक से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो किसी भी डिपार्टमेंट की जो जानकारी मिलती है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, मतलब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को, वो रिपोर्ट्स के थ्रू मिलती है। तो रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए एक की फैक्टर है, और रिपोर्ट्स के अलग अलग तरह की वेरियस रिपोर्ट्स के माध्यम से ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स के फंक्शनिंग के बारे में पता चलता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, कैसा काम नहीं कर रहे हैं। और इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में जो है वो आसानी होती है, कोई भी डिसीजन लेने में आसानी होती है, सारे फंक्शंस की मॉनिटरिंग करने में आसानी होती है। तो ये सारी चीजें रिलेटेड होती है रिपोर्टिंग से। तो रिपोर्टिंग के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों रिपोर्टिंग जरूरी होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन या फॉर दैट मैटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो सबसे पहली चीज है कि रिपोर्टिंग जो है वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से, या एक लेवल के एम्प्लॉय को दूसरे लेवल के एम्प्लॉय से, जूनियर को सीनियर से, सीनियर को जूनियर से, या काउंटर पार्ट को जो इक्वल लेवल के एम्प्लॉयज है उनको एक दूसरे से बात करने के लिए रिपोर्टिंग सिस्टम की जरूरत। अगर कोई हायर लेवल का आपका एम्प्लॉय है या ऑफिसर है, वो अपने लोअर लेवल के जो भी एम्प्लॉयज है उनसे रिपोर्ट मांग सकता है किसी भी मामले में, और उनको वो रिपोर्ट उसे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो किसके थ्रू होता है, रिपोर्ट्स के थ्रू होता है। हर चीज का कम्युनिकेशन जो है वो रिपोर्टिंग के थ्रू होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है रिपोर्टिंग के बारे में कि ये एक इफेक्टिव मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में जो बात, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है वेरियस लेवल के ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज या जो भी कर्मचारी है उनके बीच में, वो रिपोर्टिंग के माध्यम से या रिपोर्टिंग के थ्रू होता है, ठीक है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंस है रिपोर्टिंग का, वो है कि ये रिकॉर्ड की तरह से काम करता है, सर्व्स एज रिकॉर्ड। देखो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में हर चीज का रिटर्न रिकॉर्ड रखा जाता है ना, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज का कैसा रिकॉर्ड रखा जाता है, रिटर्न रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि जब भी फ्यूचर नीड हो उसका रेफरेंस लिया जा सके, जब भी भविष्य में उसकी जरूरत पड़े उसका रेफरेंस लिया जा सके, ठीक है। तो रिकॉर्ड रखा जाता है दो वजहों से, एक होता है फ्यूचर नीड्स की वजह से, फ्यूचर नीड्स के लिए रेफरेंस का काम करता है, और दूसरा होता है ऑथेंटिसिटी, कि बोली हुई या कही गई बात का उतना इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस नहीं होता जो रिटर्न बात का होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो काम होता है वो सब कैसा होता है,
रिटर्न फॉर्म में होता है, रिपोर्ट के फॉर्म में। क्यों रिटर्न फॉर्म में होता है? क्योंकि रिटर्न जो चीज रहती है वो रिकॉर्ड में हमेशा रहती है, जब भी फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़े उसका रेफरेंस लिया जा सकता है, और कही हुई बात से तो व्यक्ति मुकर सकता है या उससे फिर सकता है, लेकिन लिखी हुई बात जो है वो रिकॉर्ड में चली जाती है, उससे फिर आप मुकर नहीं सकते। उसके बाद एक इसका इंपॉर्टेंस है पब्लिक रिलेशंस को डेवलप करने में। पब्लिक रिलेशंस को डेवलप करने में आपको नोट्स की कुछ पीडीएफ मिली क्या अभी 1-2 दिन में, कल या परसों या उसके पहले? क्योंकि नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर हो गए थे 2 यूनिट तक में, मतलब लगभग लगभग उसके, उसमें कुछ नोट जो है वो, तो आप उनको रिवीजन करते चलो, पढ़ते चलो, अगर मिल गए हैं तो मिलेंगे आप लोगों को नोट्स के भी नहीं मिले। पीयूष, ठीक है, तो ये रिटर्न फॉर्म में। फिर पब्लिक रिलेशंस को डेवलप करने और मेंटेन करने में भी रिपोर्टिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है रिपोर्टिंग सिस्टम का? क्योंकि एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय से या एक लेवल के ऑफिसर का दूसरे लेवल के ऑफिसर के साथ जो, या ऑफिसर हो या एम्प्लॉय हो, उसके साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो रिपोर्ट्स के थ्रू होता है, और रिपोर्ट्स के थ्रू होता है तो उनके बीच में पब्लिक रिलेशंस होता है। बोर्ड पर जो लिखे हैं वही मिला, ये वाले मिले हैं क्या? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, मैं आपको करवा देता हूँ, मिल जाएंगे आपको आजकल में। चलो ठीक है, मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि नोट जो है वो उसमें से काफी हिस्सा जो है वो प्रिपेयर हो गया है, और वो अब आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी से। आप केवल उसी को पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत एक्सटेंसिव और बहुत रिसर्च के बाद बनाए हुए हैं, तो आप उसको आराम से अगर देख लोगे तो मेरे हिसाब से उसी से आपका काम चल जाएगा। पब्लिक रिलेशंस डेवलप करने में भी इसका योगदान रहता है। ठीक है, तो रिपोर्ट बेसिकली, अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट बेसिकली एक रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रहता है। कभी कभार ये ओरल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा रिटर्न हो, लेकिन मोस्टली 90% या 80% केसेस में रिटर्न रिपोर्ट जो है इट बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन who has the information to someone who wants to use the information। रिपोर्ट के बारे में कहा जाता है कि भाई रिपोर्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, मोस्टली रिटर्न होता है, कभी कभार ओरल भी हो सकता है। तो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो मोस्टली रिटर्न होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। स्टार्टिंग की क्लास थर्ड में वॉइस नहीं, पूरे लेक्चर में क्या बात कर रहे हो? चलो देखते हैं थर्ड वाले में ना, उसमें चलो ठीक है, मैं फिर से करवा दूंगा, डोंट वरी। मैं देख लेता हूँ उसमें क्या है, कौन सा टॉपिक है, मैं उसको फिर से करवा दूंगा, डोंट वरी। थर्ड वाले में मेरे हिसाब से जनरल उस समय का पढ़ाया होगा, चलो उसको मैं देख लेंगे अपन, देख लूंगा मैं उसमें क्या है, एक बार फिर से उसको करवा दूंगा। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, एक बेसिकली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें रिटर्न रहता है, ऑलमोस्ट 90% केसेस में रिटर्न रहता है फ्रॉम someone who has the information to someone who wants to use the information। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। अगर मैं सिंपलेस्ट तरीके से बताऊं तो रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मोस्टली रिटर्न,
समटाइम्स ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें क्या होता है, इट basically the flow of information is from someone who has the information to someone who wants to use the information. ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, डॉक्यूमेंट कैरिंग इंफॉर्मेशन, ऐसे डॉक्यूमेंट को रिपोर्ट कहा जाता है। A document which carries some information, some kind of information is called report. तो रिपोर्टिंग का सिस्टम, रिपोर्टिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग सिस्टम एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें ऐसे बंदे जिसके पास इंफॉर्मेशन है के द्वारा उस बंदे को इंफॉर्मेशन दी जाती है जो उस इंफॉर्मेशन का कुछ यूज करता है। और क्या यूज करेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम, कोई डिसीजन लेना है, किसी की मॉनिटरिंग करना है, सुपरविजन करना है, काम ठीक से हो रहा है कि नहीं ये देखना है, या कोई जानकारी चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए, कोई चेंजेस करने के लिए, तो कोई भी इसका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो जिसमें वो इंफॉर्मेशन होती है जो उस व्यक्ति से जिसके पास है वो इंफॉर्मेशन, उसकी तरफ से ऐसे व्यक्ति के पास जाती है जो उस इंफॉर्मेशन का कुछ यूज करना चाहता है ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू या ऑर्गेनाइजेशनल उद्देश्य के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो रिपोर्ट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, और रिपोर्टिंग सिस्टम बेसिकली एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन या फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें इंफॉर्मेशन को एक बंदे से दूसरे बंदे को दिया जाता है, उस बंदे से जिसके पास इंफॉर्मेशन है से उस बंदे को जो उस इंफॉर्मेशन का कुछ भी यूज करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग हो सकता है, सुपरविजन, मॉनिटरिंग, कुछ भी काम हो सकता है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है वो रिपोर्टिंग के माध्यम से ही होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट किया जाता है, उस डेटा को क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उसको अप्रोप्रिएट मैनर में निकाला जाता है। देखिए, डेटा और इंफॉर्मेशन में यही अंतर होता है, डेटा जो है वो रॉ फॉर्म में होता है, डेटा कैसा रहता है, रॉ फॉर्म में, और इंफॉर्मेशन और डेटा में क्या अंतर है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस्ड फॉर्म में होती है, उससे आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, कोई चीज समझ सकते हो। डेटा क्या है, डेटा रॉ फॉर्म में है। डेटा में क्या है, जैसे मान लो कि इनको चाहिए डेटा एडमिशन का, या मान लो कि इनको चाहिए डेटा रिजल्ट का, एग्जाम हुए उसके रिजल्ट का चाहिए। ठीक है, तो डेटा में क्या रहेगा, डेटा में हर क्लास का ऐसा रिजल्ट बना हुआ रहेगा, उसमें क्या लिखा रहेगा भाई, सब स्टूडेंट के नाम और उनके मार्क्स लिखे रहेंगे, ये डेटा है। इंफॉर्मेशन क्या होगी, इस डेटा के आधार पे जो कंक्लूजन निकलेगा कि भाई फलानी क्लास में इतने बच्चे पास है, इतने बच्चे फेल है, इतने फर्स्ट डिवीजन में, इतने सेकंड डिवीजन में, फिर किसी दूसरी क्लास में कितने बच्चे पास है, ये इंफॉर्मेशन होती है। तो डेटा रॉ होता है जिससे आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। इसी को जब प्रोसेस कर दिया जाता है तो जो डेटा का प्रोसेस्ड फॉर्म है, जिससे आप कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो, जिससे आप कोई रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आप कोई डिसीजन ले सकते हो, जिससे आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो, वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, तो रिपोर्ट जो है वो इंफॉर्मेशन देती है, रिपोर्ट जो है वो क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है, या लिखा इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है भाई, रिपोर्टिंग की प्रोसेस के लिए क्या किया जाता है, रिपोर्टिंग का पहला काम क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट को, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, providing information to the providing information to the मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये रिपोर्टिंग सिस्टम का काम है। ठीक है, कैसे करती है, डेटा कलेक्ट करेगी सारे डिपार्टमेंट से, डेटा है उसको कलेक्ट करेगी सारे डिपार्टमेंट से पहले। ठीक है, और डेटा कलेक्ट करके उसको इस तरह से प्रेजेंट करेगी कि उससे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ
किया जा सके, उससे कोई चीज समझ में आए। ठीक है, तो डेटा, इसको लिख लेते हैं, डेटा कलेक्ट करेगी। तो बेसिकली क्या करता है, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम various departments and present them in such a way or in such a manner, in such a way, in such a way or such a manner that they basically show the worth, that they basically show the worth, that they basically show the worth of your organization. और उससे फिर आप क्या कर सको, कोई डिसीजन ले सको, हेल्पफुल टू मेकिंग डिसीजंस, हेल्पफुल टू मेकिंग डिसीजंस और मॉनिटरिंग और एनी अदर टास्क। आप कोई डिसीजन ले सको, किसी कंक्लूजन पे पहुंच सको, किसी रेफरेंस पे पहुंच सको, कोई चीज अगर आपको समझनी है तो समझ सको, तो इसको कहते हैं रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी जानकारी जो आपको चाहिए। ठीक है, तो डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट से लिया जाता है, जो भी जरूरी हो वो डेटा लिया जाता है और उसको एक प्रोसेस्ड फॉर्म में ले आया जाता है, जिसको देखकर ही आपको वो जानकारी मिल जाए जो आपको चाहिए। डेटा रॉ फॉर्म में रहता है, बड़े बड़े टेबल्स में सारे बच्चों का डेटा है या कुछ भी है, उससे कोई जानकारी आपको एक बार में देखने में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। जैसे मान लो कि रिजल्ट है, अब रिजल्ट में मान लो कि क्लास में 120 बच्चे हैं, अब रिजल्ट कैसा लिखा हुआ है, नाम लिखा है, नाम के सामने हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स लिखे हैं, रोल नंबर लिखा है, बच्चे का पास है या फेल है ये लिखा है। अब उसमें क्या है, कितने बच्चे पास हुए कितने बच्चे फेल हुए आपको बहुत आसानी से समझ में नहीं आएगा। उसको इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, उसमें लिख दिया जाएगा कि भाई इतने बच्चे फर्स्ट डिवीजन है, इतने सेकंड है, इतने थर्ड डिवीजन है, उसको डेटा को प्रोसेस कर लिया जाएगा। तो इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रोवाइड की जाती है कि वो डिसीजन मेकिंग को आसान बनाए, मॉनिटरिंग को आसान बनाए, या ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के प्रोसेस को स्मूथ बनाए, इजी बनाए। अब आप देखिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सारा काम रिपोर्ट से ही होगा, क्योंकि जानकारी मिलेगी कब, जब रिपोर्ट आएगी। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, मान लीजिए कि आपको कोई पॉलिसी बनानी है, मान लीजिए आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, मान लीजिए आपको कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेना है, या आपको सुपरवाइज करना है, मॉनिटर करना है किसी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को, किसने ठीक काम किया नहीं काम किया, तो ये सब कैसे होगा, ये होगा जब आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं आएगी तो आप कैसे कर पाओगे, और इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू आएगी। क्योंकि रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा, जिसके पास इंफॉर्मेशन है और जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए यूज करने के लिए। तो जिसके पास इंफॉर्मेशन है उससे आपको इंफॉर्मेशन मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसका यूज करना चाहते हो किसी भी काम के लिए, डिसीजन के लिए, मॉनिटरिंग, जिस भी काम के लिए। तो आप उसका यूज करना चाहते हो तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उस बंदे को जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जो आपको इंफॉर्मेशन देगा। जाहिर सी बात है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसका बहुत महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कोई भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना हो, पॉलिसी डिसीजन लेना हो, कोई प्रोग्राम बनाना हो, कोई प्रोग्राम बंद करना हो, जो चालू है उसको बंद करना हो, कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो रिपोर्टिंग के थ्रू रहता है। अब रिपोर्टिंग कैसे, किसी भी लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग के थ्रू होता है। खास तौर पे जो हायर पिरामिड होता है स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिड होता है। बॉटम पे ज्यादा लोग होंगे, बॉटम पे बहुत सारे लोग होते हैं, और टॉप पे बहुत कम लोग होते हैं, एक या दो लोग टॉप पे होंगे, और बॉटम पे सबसे ज्यादा लोग होंगे, और बीच में फिर अलग अलग लेवल, जिसको हम मिडिल लेवल बोल सकते हैं, मिडिल लेवल के ऑफिसर रहते हैं।
ऐसा स्ट्रक्चर बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। हमेशा जो ऊपर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो संख्या में कम होंगे और जो नीचे लेवल पे होंगे वो संख्या में ज्यादा होंगे। आप किसी भी कॉलेज में फैकल्टीज तो सैकड़ों हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल हेड एक ही होगा, डीन एक ही होगा। एचओडी किसी भी कॉलेज में कितने होंगे, जितने डिपार्टमेंट है, लेकिन टीचर्स उससे ज्यादा होंगे। तो जैसे जैसे पद नीचे आता है संख्या बढ़ती जाती है। जैसे किसी भी कॉलेज में प्रिंसिपल या डायरेक्टर एक ही हो सकता है, किसी भी कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल भी एक ही हो सकता है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट एचओडी, एचओडी कई गो हो सकते हैं, कई गो मतलब कई सारे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कम से कम अगर मान लो 5 ब्रांच है, 7 ब्रांच है, तो 7 तो एचओडी होंगे ही ना, और एक एक ब्रांच में कई कई फैकल्टीज होंगी, ऐसा है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। अब इसमें रिपोर्टिंग का क्या रहता है, आमतौर पे जो हायर लेवल के ऑफिसर है वो अपने सबऑर्डिनेट से रिपोर्ट मांग सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं, और अगर वो मांगे तो सबऑर्डिनेट को उनको जानकारी देना अनिवार्य रहता है, कंपलसरी रहता है। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग का सिस्टम है जो काम करता है बेसिकली। ठीक है, तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई पॉलिसी बनाने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए, चाहे एनालिसिस करने के लिए, चीजों का एनालिसिस करना हो, सुपरविजन करना हो, मॉनिटरिंग करना हो, या कन्वे करना हो इंफॉर्मेशन एक चीज से दूसरे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को, या स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो भी जरूरी है, स्मूथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंस्टीट्यूट की प्रॉपर एंड स्मूथ फंक्शनिंग के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट की प्रॉपर या स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो भी चीजें जरूरी है, किसी भी इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर या स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो भी चीजें जरूरी है, वो सब जो है किसी भी इंस्टीट्यूट की प्रॉपर या स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आपको जरूरी है कि सारी इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत आसान रहे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे, नीचे लेवल लोअर लेवल के ऑफिसर से ऊपर लेवल वालों तक, ऊपर वालों से नीचे वालों के तक। तो ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो जितना इजी और जितना एक्यूरेट रहेगा, उतना ही मैनेजमेंट बेहतर बनेगा और उतना ही आप सटीक तरीके से, अच्छे तरीके से, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस के साथ इंस्टीट्यूट को रन कर पाएंगे। ये जो रिपोर्टिंग सिस्टम है जितना अच्छा रहेगा, जितना स्ट्रांग रहेगा, इजी रहेगा, टाइमली रहेगा, उतना ही प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो इंस्टीट्यूट का चलेगा। क्योंकि डिसीजन मेकिंग हो, एनालिसिस हो, पॉलिसी बनाना हो, किसी भी काम के लिए रिपोर्टिंग सिस्टम पे हम बेस रहते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन के माध्यम से ही आप इन चीजों को करोगे। अब मान लो आपको कोई पॉलिसी बनाना है, तो पॉलिसी आप तभी बना सकते हो जब आपके पास एक्चुअल डेटा है, उसके बेसिस पे ही आप पॉलिसी फॉर्म करोगे, है ना। मान लो कि आपको कोई डिसीजन लेना है, मान लो कि आपको डिसीजन लेना है एडमिशन से रिलेटेड, फिर आप तभी ले पाओगे जब आपके पास डेटा आएगा कि भाई कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, कितनों ने। जैसे मान लो कि आपके पास 120 सीट है किसी क्लास में, अब आपको ये एडमिशन की तारीख जो है आपने मान लो रखी थी 1 से 5 जून, जिसको बाद में एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन 1 से 5 जून आपने एडमिशन की डेट रखी। अब क्या होगा कि 4 जून के दिन या 5 जून के दिन आपके पास एक रिपोर्ट आती है कि अभी जो है हमारी ये सीट जो है वो 60 ही फिल हो पाई, 60 खाली है। तो आप ये डिसीजन ले सकते हो कि अरे यार इसको डेट को अपन एक्सटेंड कर देते हैं और 2-4 दिन देख लेते हैं, इसको 10 जून कर देते। तो ये डिसीजन आपने किसके बेसिस पे लिया, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, और ये इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में आपके सामने आएगी, रिपोर्ट के सामने, रिपोर्ट के फॉर्म में। कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो इंफॉर्मेशन चाहिए, और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के माध्यम से आती है। रिपोर्टिंग अथॉरिटी की बात करें तो देखो, हायर लेवल के जो, मतलब जो जूनियर और सीनियर का रिलेशन होता है,
इसमें कोई भी सीनियर जो है अपने जूनियर से रिपोर्ट मांग सकता है, इंफॉर्मेशन मांग सकता है, एंड जूनियर इज बाउंड टू गिव दी इंफॉर्मेशन। जूनियर जो है वो उसको देना ही पड़ेगी, उसकी ड्यूटी है इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग अथॉरिटी में सीनियर लेवल का जो ऑफिसर होता है या एम्प्लॉय होता है वो अपने जूनियर से रिपोर्ट कभी भी मांग सकता है, किसी भी मामले में। किसी भी मामले मतलब जो उससे फील्ड से जुड़ा हुआ मामला है उसके मामले में। ठीक है, किसी भी मामले का मतलब फील्ड से जुड़ा हुआ मामले से। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों रिपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, वाई, तो आप बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। क्योंकि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ कांस्टेंट नीड ऑफ रिपोर्टिंग, there is a constant need of reporting for decision making and analysis and everything. Decision making and analysis and everything, पहली चीज। और दूसरा, दूसरा वाई इज इट नीडेड, कि देर इज अ नीड, देयर बेसिकली इज अ नीड ऑफ इंफॉर्मेशन या नीड ऑफ राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम, राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम। कभी कभार आपको किसी खास समय पे खास तरह की जानकारी चाहिए होती है, तो वो रिपोर्टिंग के माध्यम से ही आता है, क्योंकि रिपोर्टिंग में टाइम मेंशन रहता है कि आपको इतने समय में हमको रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट जो है उसमें हमेशा क्या रहता है, एक समय सीमा जिसको बोलते हैं टाइम लिमिट रहती है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन, राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन राइट टाइम पर आपको चाहिए, तो वो रिपोर्टिंग के मार्फत या रिपोर्टिंग के थ्रू ही होता है। क्योंकि रिपोर्टिंग में हमेशा जब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, उस इंफॉर्मेशन की डेट लिखी रहेगी कि भाई प्रिंसिपल ने अगर आपको कहा कि एडमिशन से रिलेटेड डेटा चाहिए तो बता देंगे कि भाई आज 4 तारीख तो हो गई है, हमको शाम तक या कल तक डेट को एक्सटेंड करना रहेगा, तो आप कल तक जो है मुझे बता दीजिए कि हर ब्रांच में कितने स्टूडेंट के एडमिशन हुए हैं। आगे बात समझ में? तो टाइम, क्योंकि रिपोर्ट में जो ऑर्डर दिया जाता है उसमें टाइम रहता है, इसलिए मतलब टाइम मेंशन रहता है कि कितने समय में टाइम चाहिए। इसलिए अगर एक विदिन लिमिटेड टाइम और कोई खास समय पे कोई खास जानकारी या सही समय पर सही जानकारी चाहिए, तो सही टाइम पर सही जानकारी, उचित टाइम पे उचित जानकारी आपको रिपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से ही मिलती है। ठीक है, अब रिपोर्टिंग में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, रिपोर्टिंग में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो पहली चीज तो है कि एक्यूरेट होनी चाहिए। जैसे अभी हमने कहा राइट इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन का मतलब कैसे है, एक्यूरेट होनी चाहिए, राइट और करेक्ट होनी चाहिए, राइट करेक्ट होनी चाहिए, राइट करेक्ट फैक्चुअल, फैक्चुअली सही होनी चाहिए। तो रिपोर्ट जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर रिपोर्ट में एक्यूरेसी नहीं है, तो आप जो डिसीजंस लेंगे उस रिपोर्ट के बेसिस पे, वो कैसे डिसीजन होंगे, फॉल्टी और गलत डिसीजंस होंगे। ठीक है, अगर रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं है, अगर रिपोर्ट एग्जैक्टली सही नहीं है, अगर उसमें कुछ भी गलतियां हैं, कुछ एरर्स है, कुछ गलत जानकारी दे दी गई है ना, फैक्चुअल मिस्टेक्स है, तो इस तरह की रिपोर्ट के बेसिस पे जो डिसीजन लिए जाएंगे या जो भी एक्शन लिया जाएगा, सुपरविजन किया जाएगा, वो सारा फॉल्टी होगा, गलत होगा। क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन के बेस पे आप डिसीजन भी गलत ही लेंगे। तो पहली बात तो इंफॉर्मेशन को हमेशा एक्यूरेट और फैक्चुअल और करेक्ट होना चाहिए हर लिहाज से। ठीक है, पहला तो ये इसका क्वालिटी होना चाहिए। दूसरा है टाइमलीनेस।
दूसरा है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब क्या है, जिस समय सीमा के अंदर, जिस टाइम लिमिट के अंदर आपसे रिपोर्ट मांगी गई है उसी टाइम सीमा के अंदर आपको रिपोर्ट देनी रहेगी। आपको मतलब जो भी कर्मचारी है उससे मांगी जा रही है, ठीक है। तो जिस भी टाइम लिमिट के भीतर भीतर, यानी जिस भी टाइम लिमिट में डेडलाइन में आपको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, उसी टाइम लिमिट के अंदर आपको रिपोर्ट देनी चाहिए या देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको रिपोर्ट उस टाइम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो डिसीजन होते हैं वो टाइम की अर्जेंसी की वजह से लेने पड़ते हैं। अगर सही टाइम पर रिपोर्ट ना मिले तो डिसीजन में देरी होगी, कोई भी एक्शन लेने में देरी होगी, पॉलिसी मेकिंग में देरी हो सकती है, चीजों के मैनेजमेंट और रन करने की एक्टिविटीज में जो है वो फॉल्ट आ सकता है, देरी हो सकती है। इसलिए हमेशा जो है रिपोर्ट को कैसा होना चाहिए, टाइमलीनेस उसमें होनी चाहिए। टाइमलीनेस का मतलब ये है कि टाइमली मैनर में जितना समय आपको दिया गया है उतने ही मैनर में रिपोर्ट जो है वो पहुंच जानी चाहिए, टाइमली मैनर में पहुंच जानी चाहिए। तीसरी जो इसकी क्वालिटी है वो है क्लियरनेस, या क्लैरिटी भी बोल सकते हो आप। क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब क्या है, रिपोर्ट में एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट की लैंग्वेज और उसमें जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है और जो डेटा दिया जा रहा है, वो दोनों ही, रिपोर्ट की लैंग्वेज प्लस उसमें प्रोवाइड की जा रही इंफॉर्मेशन ऐसी लिखी होनी चाहिए जिससे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या जिसको हम कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन दिमाग में ना आए, ठीक है। तो क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर, क्लैरिटी एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अगर पूरा डेटा ही, पूरा पोथा ही पढ़ना होता तो वो पोथा ही पढ़ लेता, आपको रिपोर्ट देने के लिए क्यों कहता। आपको रिपोर्ट देने के लिए इसलिए कहा है ताकि आप उसको क्लियर फॉर्म में और इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में बता सकें। अगर पूरा ही डेटा पढ़ना होता तो प्रिंसिपल खुद पढ़ लेता, या जो भी हायर लेवल एम्प्लॉय है वो खुद ही पढ़ लेता। रिपोर्ट इसलिए मांगी गई है ताकि वो उससे डेटा में जो क्लैरिटी नहीं होती वो क्लैरिटी रिपोर्ट में होती है। तो इसको क्लियर होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ताकि देखते से ही चीज जो है वो समझ में आ जाए। उसके बाद सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल फॉर्मेट में लिखी जानी चाहिए, ज्यादा ऐसा मत लिखो कि समझ में ही ना आए। उसमें जो है सारे रेलेवेंट डेटा है, रेलेवेंट चीजें दी जानी चाहिए। सारी की सारी कैसी चीजें दी जानी चाहिए, रेलेवेंट चीजें। रेलेवेंट चीजों का मतलब क्या होता है, जो आपसे पूछा गया है और जिसका इंपॉर्टेंस है। फालतू अपनी तरफ से उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। मतलब आपको नहीं, मतलब किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज है उनके बारे में कहा जाता है कि भाई जो डेटा आपसे मांगा जा रहा है आपको उतना ही डेटा देना है। उसमें ना तो उसमें ना तो इंफॉर्मेशन ऐड करना है, ना इंफॉर्मेशन उससे कट करना है, ना उसमें कुछ जोड़ना है, ना उसमें से कुछ हटाना है। जितनी जरूरी है उतनी ही इंफॉर्मेशन देना है, इररेलेवेंट डेटा उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितनी जरूरी है उतनी ही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, इररेलेवेंट डेटा उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं क्या कि आप जरूरी चीजें भी ना डालो। जो जरूरी चीजें वो तो डालना ही है, लेकिन इररेलेवेंट चीजें उसमें डालने से बचना चाहिए। इररेलेवेंट चीजें डालना मतलब अपनी तरफ से उसमें जितना पूछा है, जितनी जरूरी इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अगली बात समझ में, उसमें अलग से ऐड करके कुछ नहीं डालना, ऐसा डेटा नहीं डालना जिसकी जरूरत ही नहीं है, और ऐसा डेटा उसमें से रिमूव भी नहीं करना जो जरूरी था। पता चला कि जो जरूरी था वो भी नहीं बताया, और पता चला कि जरूरी तो बताइए उसमें फालतू चीज, दोनों चीजें गलत है। ज्यादा डेटा देना भी गलत है और कम डेटा देना भी जरूर गलत है। जितना जरूरी है उतना डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस को मेंटेन करने वाली होनी चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक रिलेशंस मेंटेन रहे।
क्योंकि रिपोर्टिंग के थ्रू पूरा कम्युनिकेशन होता है, तो वो रिपोर्टिंग के थ्रू ही जो है पब्लिक रिलेशंस भी मेंटेन रहते हैं। अब अगर आपके पास रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है, इसमें ये सारे कारगर गुण हैं, तो इससे क्या रिजल्ट आएगा? अगर रिपोर्टिंग सिस्टम अच्छा हो तो ये प्रोडक्टिविटी को इनहांस करता है। तो रिजल्ट्स ऑफ गुड रिपोर्टिंग, रिजल्ट्स ऑफ गुड रिपोर्टिंग सिस्टम, गुड या जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव, रिजल्ट्स ऑफ इफेक्टिव रिपोर्टिंग सिस्टम। इफेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव या रिजल्ट्स ऑफ इफेक्टिव रिपोर्टिंग सिस्टम। क्या होगा इससे? पहली चीज तो है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनहांस प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनहांस प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा? हम पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। अगर प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे तभी उसको फिर क्या कर पाएंगे? उसका सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। जब तक आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, उनका एग्जैक्ट जो इफेक्टिव सॉल्यूशन है वो नहीं निकाल सकते। तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इफेक्टिव मैनर में निकालने के लिए पहले प्रॉब्लम को ढंग से आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो इसीलिए इसमें आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, फिर वही डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी, पॉलिसी बनाने में आसानी होगी। कम्युनिकेशन जो है वो बेटर होगा, पब्लिक रिलेशंस बेटर होंगे। कम्युनिकेशन बेहतर होगा, पब्लिक रिलेशंस बेटर। तो ये सब जो है अच्छे रिपोर्टिंग सिस्टम के रिजल्ट होते हैं। अगर रिपोर्टिंग सिस्टम अच्छा है तो उससे क्या होगा? जितने भी एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी, उन सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? कि भाई उनसे अगर रिपोर्ट मांगी जाएगी तो उनको एग्जैक्ट और सही रिपोर्ट, रेलेवेंट रिपोर्ट और एकदम फैक्चुअली सही करेक्ट इंफॉर्मेशन वाली रिपोर्ट गिवन टाइम में, दिए हुए टाइम में डिलीवर करना होगी। और इसलिए क्या होगी? ये सब काम करने से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वरना लोग, अगर रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं अच्छा होगा तो एम्प्लॉइज क्या करेंगे? आलसी करेंगे, काम ठीक से नहीं करेंगे। अगली बात समझ में? तो रिपोर्टिंग जो है उससे एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि उनको एक डेडलाइन के तहत खास समय सीमा में खास तरह की जानकारी अपने हायर ऑफिसर को देनी रहती है, अपने सीनियर को देनी रहती है। ठीक है? तो क्या होता है? उनको एक खास समय में एक खास जानकारी जो है वो अपने सीनियर को देनी रहती है, और क्योंकि उनको वो डेटा देना रहता है तो वो उस पर लगातार फिर काम करते हैं, और इसलिए क्या होता है? उनकी प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ जाती है। अगर रिपोर्टिंग सिस्टम अच्छा होता है तो हर व्यक्ति अपनी ड्यूटीज को, अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत इफेक्टिव और इफिशियंट तरीके से निभाने में सफल हो पाता है। और अगर मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आपका रिपोर्टिंग सिस्टम ठीक नहीं है तो लोग जो है वो टाल मटोल करते हैं, अपना काम ढंग से नहीं करते। ठीक है? तो कोई भी एम्प्लॉय जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है तो उसको अपना 100% देना ही पड़ेगा। अगर रिपोर्टिंग सिस्टम खराब है तो वो अपना 50% ही देगा, बाकी पोटेंशियल नहीं लगाएगा। ठीक है? कम्युनिकेशन या पीआर के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि अलग अलग लेवल के अधिकारियों के बीच में जो बातचीत होती है वो ज्यादातर रिपोर्टिंग के थ्रू ही होती है। ठीक है? ठीक है, तो एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमलीनेस, इसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर मान लो कि समय पर रहते अगर कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसको चेंज करके दूसरी इंफॉर्मेशन में रखिए।
ठीक है, तो ये तो हो गया आपके रिपोर्ट के रिजल्ट्स। अब टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स कितने रहते हैं, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट देखते हैं। कौन कौन सी टाइप्स की रिपोर्ट्स रहती है, तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जो है वो अलग अलग बेसिस पे है, या पहले मेथड देख लेते हैं, मेथड्स ऑफ रिपोर्ट, फिर टाइप्स बाद में देखेंगे, टाइप्स थोड़ा सा बड़ा है। मेथड्स ऑफ रिपोर्टिंग, मेथड्स ऑफ रिपोर्टिंग, कौन कौन सी मेथड्स ऑफ रिपोर्टिंग है उस पर अपन बात करते हैं। पहली होती है रिटर्न रिपोर्ट, पहला है रिटर्न रिपोर्टिंग, पहला कौन सा, रिटर्न रिपोर्टिंग। और दूसरी होती है ओरल रिपोर्टिंग। मैंने आपको बताया था कि 90-80% जो रिटर्न रिपोर्टिंग रहती है और कभी कभार ओरल रिपोर्टिंग भी रहती है। तो दो तरह की रिपोर्टिंग मेथड्स हैं, पहला है रिटर्न रिपोर्टिंग, दूसरा है ओरल रिपोर्टिंग। देखो ओरल रिपोर्टिंग में कैसा आएगा, जैसे ग्रुप मीटिंग हो गई है ना, ग्रुप मीटिंग होती है ना आजकल इस पे हो जाती है आपके, जब से कोविड आया है तो ऑनलाइन भी ग्रुप मीटिंग्स आप देखते हो ऑफिस वाले सब करते हैं, आप लोग खुद भी हो सकता है करते हो जो जॉब वाले हैं, है ना। तो ग्रुप मीटिंग्स है, तो ये क्या है, ओरल रिपोर्ट है। अब ग्रुप मीटिंग में क्या है, मान लो मैनेजर ने सबको सुबह से बुला लिया, मैं आज आपकी ग्रुप मीटिंग रखी है। अब मान लो कि 10 एम्प्लॉई है, कोई मैनेजर है, टीम लीडर है, उसके बाद 10 एम्प्लॉई है, 10 के 10 को बिठा लिया, या ऑनलाइन मान लो कि ले रहा है वेबकैम पे, 10 के 10 जुड़े हुए हैं। अब वो क्या करेगा, आपसे ही पूछेगा कि आपने क्या काम किया, कितना काम किया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब आजकल तो कोविड के बाद जो है ओरल रिपोर्टिंग जो है उसका प्रचलन बहुत बड़ा है, और ओरल रिपोर्टिंग में ग्रुप मीटिंग वगैरह का जो प्रचलन है वो कोविड के बाद से काफी बढ़ गया है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने घरों में था, वो घरों में था और काम जो हो रहा था तो वो घरों से ही हो रहा था, वर्क फ्रॉम होम। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन जो है ग्रुप मीटिंग्स होने लगी, और पहले भी ऑफलाइन में तो ग्रुप मीटिंग होती है। तो ग्रुप मीटिंग में क्या हो गया, जैसे मैनेजर है, मैनेजर ने 10 एम्प्लॉइज जो उसके अंडर में उसको उनको बुला लिया, और उनसे फिर एक एक से पूछ लिया, या डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए और सबका रिस्पॉन्स ले लिया, तो उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई। जैसे मान लो कि एक सीनियर मान लो कि मैनेजर है, इस मैनेजर के नीचे 5 या 10 लोग हैं, मान लो जितने भी लोग हैं। अब इनमें से इस मैनेजर को इनमें से इन 10 में से जिससे भी जो जानकारी चाहिए वो मांग लेगा, और ये लोग जो है तुरंत इसको जानकारी दे देंगे। तो ये होता है ओरल रिपोर्टिंग। शुरू से इसको होता है, पर अब जो है इसका प्रयोग ज्यादा होने लग गया है। तो ग्रुप मीटिंग हो सकता है, फिर कन्वर्जेशन विथ इंडिविजुअल्स, कन्वर्जेशन विथ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स के साथ कन्वर्जेशन भी इसमें शामिल है। रिटर्न रिपोर्टिंग जो है उसमें रिटर्न दिया जाता है, इन रिपोर्टिंग जो है वो रिटर्न की जाती है। रिटर्न का मतलब लिखित फॉर्म में होती है, इसमें स्टेटमेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, चार्ट वगैरह, स्टेटमेंट्स बेसिकली रहते हैं, और आपका थ्योरेटिकल फॉर्म में रहती है रिटर्न फॉर्म में। आगे बात है। तो दो, हालांकि होती तो 3 तरह की है, एक ग्राफिक रिपोर्टिंग भी होती है,
एक और तीसरा तरीका है ग्राफिक रिपोर्टिंग, जिसमें ग्राफिकल फॉर्म में रिपोर्टिंग की जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, मतलब रिपोर्टिंग की जाती है मतलब इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक ग्राफिकल रिपोर्टिंग भी होती है, ग्राफिक रिपोर्टिंग। ठीक है, तो बेसिकली तीन तरह की होती है, रिटर्न रिपोर्टिंग, दूसरी है ओरल रिपोर्टिंग, और तीसरी है आपकी ग्राफिक रिपोर्टिंग। रिटर्न रिपोर्टिंग, ओरल रिपोर्टिंग और ग्राफिक रिपोर्टिंग। रिटर्न रिपोर्ट जो रिपोर्टिंग है उसमें क्या रहेगा, रिटर्न फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ओरल में क्या होता है, ओरल में जैसे ग्रुप मीटिंग हो गई, या ग्रुप मीटिंग हो गई, या किसी के भी साथ कन्वर्जेशन आप कर लो, पता है? जैसे बिजनेसेस में क्या होता है, मीटिंग्स ही होती ज्यादातर, ऐसे ही प्रिंसिपल भी मीटिंग बुला सकता है ना। मान लो कि प्रिंसिपल को फैकल्टी से रिलेटेड कुछ काम है, सारी फैकल्टीज को बुला लिया, एचओडी से काम है, सारे एचओडी को बुला लिया, और फिर उनसे ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, बातचीत चल रही है। ऐसा होते ही प्रिंसिपल कभी बोलेगा कि अरे मीटिंग लेना है, सारे एचओडीज आ जाओ, आगे किस तरीके से एचओडी जो है वो फैकल्टीज की ले सकता है, वे सीएस का एचओडी सीएस के सारे फैकल्टीज की ले लेगा, इलेक्ट्रिकल का एचओडी इलेक्ट्रिकल के सारे फैकल्टीज की ले सकता है। ठीक है, तो ये जो है तीन तरीके। अच्छा, ग्राफिक में क्या होगा, ग्राफिक में जो इंफॉर्मेशन है वो ग्राफिकल फॉर्म में रहेगी, चार्ट हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, आपका ये क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ हो सकता है ना? तो इंफॉर्मेशन इज इन ग्राफिक फॉर्म। तो ग्राफिक फॉर्म में भी हो सकती है रिपोर्टिंग। ठीक है, डेटा मतलब इसमें क्या, चार्ट या फ्लो चार्ट या पाई, आपका ग्राफ इत्यादि के माध्यम से बताया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कितनी होती है, बहुत सारी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट बताई गई है अलग अलग आधारों पर। एक्सटर्नल रिपोर्ट इसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की बात करें तो अलग अलग बेसिस पे है। तो पहले अपन देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव या पर्पस, ऑब्जेक्टिव या पर्पस के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव और पर्पस, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव और पर्पस, ऑब्जेक्टिव या पर्पस के हिसाब से कितनी तरह की होती है। तो दो तरह की होती है, एक्सटर्नल रिपोर्ट और इंटरनल रिपोर्ट। अगर इंस्टीट्यूट के अंदर ही रिपोर्टिंग का काम चल रहा है तो वो इंटरनल रिपोर्ट है, और अगर किसी दूसरी बॉडी के साथ रिपोर्टिंग का काम चल रहा है इंस्टीट्यूट के बाहर तो वो एक्सटर्नल रिपोर्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव या पर्पस के हिसाब से इंटरनल रिपोर्ट और एक्सटर्नल रिपोर्ट। फिर नेचर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो कई तरह की होती है। एक होती है इंटरप्राइज, एक होती है इन्वेस्टिगेटिव। इंटरप्राइज रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, एक होती है कंट्रोल रिपोर्ट। ये नेचर के हिसाब से है। अब इन्वेस्टिगेटिव क्या, मान लो कि किसी ने कोई गलती करी या कुछ गलत चीज हो गई, उसके बारे में पता लगाना है कि भाई किसने किया, तो ये इन्वेस्टिगेटिव हो जाएगी। इंटरप्राइज मतलब जनरल जो रिपोर्ट्स रहती है, किसी से जानकारी लेना हो
कोई काम सौंपा हो तो उस काम के बारे में जानकारी लेनी हो, ये सब हो गया। तो कंट्रोल जो है वो एक तरह से जिसको हम कह सकते हैं कि डिसिप्लिन के लिए रहती है, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। तो ये अकॉर्डिंग टू नेचर हो सकती है। उसके बाद होती है अकॉर्डिंग टू पीरियड। अकॉर्डिंग टू पीरियड, अकॉर्डिंग टू पीरियड अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो उसमें दो तरह की होती है, एक होती है रूटीन और एक होती है स्पेशल। रूटीन रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट। देखो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस कितनी होती है, दो, कौन कौन सी, एक्सटर्नल रिपोर्ट और इंटरनल रिपोर्ट, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूट के अंदर ही रिपोर्ट एक लेवल से दूसरे लेवल या एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय को जा रही है तो वो इंटरनल रिपोर्ट है। और अगर रिपोर्टिंग किसी दूसरी बॉडी या किसी बाहरी इंसान के साथ, इंडिविजुअल भी हो सकता है, अगर किसी बाहरी इंडिविजुअल या बॉडी के साथ हो रही है तो वो एक्सटर्नल, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर के हिसाब से दो तरह की है, इंटरप्राइज और सॉरी तीन तरह की है, इंटरप्राइज, इंडिविजुअल और कंट्रोल। इंटरप्राइज, इन्वेस्टिगेटिव और कंट्रोल। इंटरप्राइज का मतलब जनरल जो होती है, जिसका संबंध डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन मांगने से, कोई इंफॉर्मेशन देने से होता है, वो इंटरप्राइज है। इन्वेस्टिगेटिव एक खास तरह की रिपोर्ट होती है जिसमें किसी खास, कोई खास घटना हो गई है उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए इन्वेस्टिगेटिव होती है। तो इन्वेस्टिगेटिव मतलब छानबीन करने के लिए, जानकारी निकालने के लिए, ठीक है। और कंट्रोल का मतलब डिसिप्लिन के लिए जो रहती है वो कंट्रोल है। उसके बाद तीसरा बेस क्या है, अकॉर्डिंग टू पीरियड। अकॉर्डिंग टू पीरियड कुछ रिपोर्ट रूटीन रिपोर्ट होती है, कुछ रिपोर्ट होती है स्पेशल रिपोर्ट। तो रूटीन रिपोर्ट्स और स्पेशल रिपोर्ट्स में क्या डिफरेंस है बेसिकली, ये पीरियड लिखा ही है यहाँ पे टाइम का, कि रूटीन रिपोर्ट्स जो रहती है वो तो हमेशा ही चलती है ना। कोई भी काम है भाई, प्रिंसिपल ने कहा भैया ये जानकारी दो, ये जानकारी दो, ये आपसे रिपोर्ट मांगी गई है, वो रिपोर्ट मांगी गई है, रूटीन रिपोर्ट है। स्पेशल रिपोर्ट किसी स्पेशल पर्पज के लिए दिए रहती है। जैसे यहाँ ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है, ये कई मामलों में स्पेशल रिपोर्ट रहती है, कोई खास चीज के बारे में। बाकी जो जनरली चलता है इंस्टीट्यूट के अंदर, कितने बच्चे आए, जैसे अटेंडेंस की जानकारी है। अब अटेंडेंस की जानकारी में क्या होगा, एचओडी जो है वो टीचर, क्लास टीचर को बोलेगा भैया आपने अपने क्लास के अटेंडेंस की जानकारी दो। तो ये रूटीन में आ जाएगा, जो हमेशा चलता रहता है। और कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स होती है जो किसी खास काम के लिए रहती है, उनको स्पेशल रिपोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो जनरल चीजों के लिए जो रिपोर्ट चलती है उसको रूटीन रिपोर्ट बोलते हैं, और किसी खास चीज के लिए जो रिपोर्ट दी जाती है उसको रूटीन रिपोर्ट में कहकर के क्या बोलते हैं, स्पेशल रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट एक स्पेशल रिपोर्ट मानी जाएगी। रूटीन रिपोर्ट के जो हमेशा चलती है, अब जैसे मान लो कि किसी फैकल्टी, एचओडी जो है, एचओडी ने फैकल्टी को कहा, अपने डिपार्टमेंट में जो भी फैकल्टी आ रही है उन सबको कहा कि भैया आप अपने अपने क्लास, जो भी क्लास आपके पास है, मतलब जो भी आप क्लास टीचर हो, जिस भी क्लास के, उस क्लास का, मतलब जिस भी क्लास के आप क्लास टीचर हो, उस क्लास का अटेंडेंस दो। उसका क्लास का क्या दो, अटेंडेंस दो, एक महीने का। उसका क्या दो, अटेंडेंस दो। अटेंडेंस मतलब अटेंडेंस का रिकॉर्ड दो। तो ये क्या है, जो फैकल्टी है, क्लास टीचर, वो क्या करेगा, अटेंडेंस का रिकॉर्ड बना के प्रिंसिपल को रिपोर्ट बना के दे देगा। तो ये क्या है, रूटीन रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट जो है किसी खास पर्पस के लिए रहती है। फिर फंक्शंस के हिसाब से भी रहती है रिपोर्ट। तो फंक्शंस के हिसाब से तो कई तरह की रहती है। जैसे कुछ ऑपरेशनल रहती है जो मैनेजमेंट से रिलेटेड रहती है, मैनेजमेंट या जनरल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रहती है।
अकॉर्डिंग टू फंक्शन, है ना। अकॉर्डिंग टू फंक्शन दो तरह की होती है, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल। ऑपरेशनल कौन सी रहेगी, जिसमें मैनेजमेंट या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजों को बताया जाएगा, इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इसमें जनरल मैनेजमेंट हो सकता है, या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, या टीचिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, फैकल्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे फैकल्टी या टीचिंग से रिलेटेड हो, इस सब से रिलेटेड जो आपकी रिपोर्ट होती है उनको ऑपरेशनल रिपोर्ट, और एक होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट का मेन जो है ऑब्जेक्टिव वो क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी या इंफॉर्मेशन मांगना या देना। फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मांगना या देना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो दो तरह की रिपोर्ट्स होती है फंक्शंस के आधार पे। एक होती है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल में क्या चीजें रहती है, मैनेजमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी, टीचिंग, इस सबसे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स रहती है वो ऑपरेशनल रिपोर्ट्स कहलाती है। और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में क्या रहता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है। फाइनेंस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन देती है उनको फाइनेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट में बेसिकली फाइनेंशियल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है, कोई भी फाइनेंशियल पैसों वैसों की इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। ऑपरेशनल में बाकी चीजों की, चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हॉस्टल हो, कुछ भी हो सकता है उन सब की। लेकिन जिसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है वो काय में आ जाएगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट में आ जाएगा। फिर जिसको हम कहते हैं मतलब टेक्निक जो है उसके आधार पे, तो टेक्निक ऑफ प्रोसीजर के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू टेक्निक ऑफ प्रोसीजर। अकॉर्डिंग टू टेक्निक ऑफ प्रोसीजर, कौन सी प्रोसीजर या कौन सी टेक्निक फॉलो की जा रही है रिपोर्ट में, उसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से भी दो होती है, एक है ट्रेंड रिपोर्ट और दूसरी होती है एनालिटिकल रिपोर्ट। ट्रेंड रिपोर्ट और एनालिटिकल रिपोर्ट, ठीक है। अब अगर इसको देखा जाए तो एनालिटिकल रिपोर्ट जो है उसमें क्या रहता है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एनालिसिस भी दिया रहता है। और ट्रेंड में क्या रहता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन रहती है, उसमें अपनी तरफ से कोई भी ओपिनियन, कोई सजेशन, कोई किसी किस्म का रेफरेंस, किसी किस्म का आपका कंक्लूजन, ये सब नहीं दिया रहता। एनालिटिकल जो रिपोर्ट रहती है, एनालिटिकल रिपोर्ट में ड्राई डेटा रहता है, ड्राई इंफॉर्मेशन। जो सॉरी ये ट्रेंड बता रहा हूं, ट्रेंड रिपोर्ट में, जो ट्रेंड रिपोर्ट है, ट्रेंड रिपोर्ट में ड्राई डेटा रहता है या ड्राई इंफॉर्मेशन रहती है। जबकि एनालिटिकल में क्या रहता है कि डेटा तो रहता ही रहता है, डेटा या इंफॉर्मेशन तो रहती रहती है, प्लस डेटा या इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ और चीजें भी रहती है, जैसे सजेशन, फिर उसमें एक्सप्लेनेशन रहेगा चीजों का, ग्राफिकल तरीके से एक्सप्लेनेशन, ये सब चीजें भी रहती है। तो एनालिटिकल में सिर्फ ड्रॉ डेटा, मतलब ड्राई डेटा, सूखा डेटा नहीं होता, उसमें अपनी तरफ से कुछ कंक्लूजन निकाल के, कुछ चार्ट वगैरह बना के और अपनी तरफ से कोई सजेशन दे करके भी काम चलाया जा सकता है। जबकि जो ट्रेंड रिपोर्ट है उसमें केवल और केवल आपको डेटा देना है, अपनी तरफ से ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, ठीक है।
ठीक है, मेरे हिसाब से रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो यहाँ तक अपना ठीक है। रिपोर्टिंग सिस्टम, अब इसमें रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या होती है? जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो वहां उस डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट्स के लिए रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगी। रिपोर्टिंग अथॉरिटी कैसे? जैसे मान लो ये एक पिरामिड का स्ट्रक्चर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? पिरामिड शेप में रहता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो पिरामिड शेप में रहता है। पिरामिड में जो हेड है, हेड पे कौन बैठता है? जो हेड ऑफिसर रहता है। अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो भी है, प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो भी है। अब ये जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इसके नीचे क्या होंगे? एचओडीज होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के। इसके अलावा और भी कुछ लोग होंगे। क्या, कौन लोग होंगे? जैसे अकाउंट, टीपीओ है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है ना। जितने डिपार्टमेंट है सबके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ जाएंगे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के बाद टीपीओ एक पद है वो आ जाएगा, अकाउंट हेड जो है वो आ जाएगा, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर आ जाएगा, अकाउंट हेड आ जाएगा, एंड और भी कुछ आ जाएंगे। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के, फिजिकल एजुकेशन वाला, ये वो ये सब। ठीक है। फिर अब ये जो एचओडी है इसके नीचे क्या आ जाएंगी? बहुत सारी फैकल्टीज आ जाएंगी, लैब असिस्टेंट्स आ जाएंगे। इसमें भी क्या रहेगा? एचओडी के नीचे सीधे फैकल्टी नहीं आएगी। एचओडी के नीचे कुछ तो प्रोफेसर है, कुछ एसोसिएट्स है, कुछ असिस्टेंट है। तो पहले प्रोफेसर आएंगे, फिर एसोसिएट आएंगे, फिर असिस्टेंट आएंगे, यह हायरार्की रहेगी। तो इसमें भी क्या आएगा? पहले प्रिंसिपल, फिर एसोसिएट, फिर असिस्टेंट। इसके अलावा टेक्निकल, जैसे जो आपके लैब इंचार्ज रहते हैं वो भी इसके एचओडी के मतलब अंडर में रहते हैं। लैब इंचार्ज, लैब टेक्नीशियंस, लैब इंचार्ज, लैब टेक्नीशियंस, ये सब क्या है? रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ये जो हायर, जो भी, अब इसमें क्या है रिपोर्टिंग अथॉरिटी में? जो नीचे लेवल पे है पिरामिड, उसे अपने से ऊपर वाले की रिपोर्ट को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग अथॉरिटीज है। पिरामिड में जो भी नीचे है वो जूनियर है और उससे ऊपर वाले उसके सीनियर है, तो उनकी रिपोर्ट को इसको फॉलो करना पड़ता है। इमीडिएट जो ऊपर है उसकी रिपोर्ट को इसको प्रेफरेंस देनी रहेगी। तो ये जो है रिपोर्टिंग सिस्टम या रिपोर्टिंग अथॉरिटी है जो काम करती है। अब अपन आते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आप इसको बोल सकते हो। जनरल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग समझ ही रहे होंगे कि क्या है। जनरल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच होती है। बेसिकली किसी भी अ ब्रांच ऑफ एनी कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल या कोई भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, इनकी एक ब्रांच होती है जनरल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर which is responsible for which is responsible for the maintenance and supervision of the
institution responsible for maintenance and supervision, responsible for maintenance and supervision of the institution, जो भी कॉलेज है, जो भी इंस्टीट्यूशन, responsible for maintenance and supervision of the institute. And separates the faculty या फैकल्टी को हम क्या बोल सकते हैं, और द फैकल्टी और एकेडमिक्स, फैकल्टी और द एकेडमिक्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट. तो ये जो ब्रांच है वो क्या करती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड सेपरेट्स फैकल्टी एंड एकेडमिक्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स. क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अगर अपन देखें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जनरल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन. देखो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है पूरा मैनेजमेंट जो रहता है एकेडमिक से जुड़ा हुआ, उसको एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं. जैसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, जैसे एडमिशन प्रॉपर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो एडमिशन, आजकल तो एडमिशन एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है कॉलेजेस के लिए, खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें से बहुत सारे कॉलेजेस में स्टूडेंट जो है वो भर ही नहीं पाते सीट्स पूरी. तो एडमिशन जो है एक बहुत बड़ा, इट हैज बिकम ऑलमोस्ट लाइक ए टास्क फॉर इंस्टीट्यूशंस टू फिल ऑल दी सीट्स, जितनी सीट्स उनके पास है वो सारी भर जाए. तो एडमिशन जो है वो भी जनरल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है. तो एडमिशन इसका एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एडमिशन हो बच्चों का, ठीक है. फिर सुपरविजन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स, सुपरविजन ऑफ एकेडमिक, supervision of academic affairs, supervision of academic affairs. जैसे academic affairs मतलब हायरिंग, प्रमोशन, supervision of academic affairs like hiring, promotion, tenure, evaluation. tenure मतलब कार्यकाल, evaluation, है ना. ये किसके आधार पे सुपरविजन किया जाएगा, रिपोर्ट के आधार पे, रिपोर्ट इनपुट के बेस पे, रिपोर्ट इनपुट के बेसिस पे. सुपरविजन करने के लिए अपने, अब जैसे एडमिशन कितने हुए कितने नहीं हुए कैसे पता चलेगा, रिपोर्टिंग से पता चलेगा. भाई रिपोर्ट मांगी जाएगी जो एडमिशन डिपार्टमेंट वाले उनसे, भाई 120 सीटें कितनी भर गई आईटी में, 120 सीट मैकेनिकल में कितनी भर गई. तो ये एडमिशन जो है ये
इसमें अगर मान लो कि कुछ अपने को डिसीजन लेना है तो रिपोर्टिंग से ही पता चलेगा। इसी तरह दूसरे जो एकेडमिक अफेयर्स है, एकेडमिक अफेयर्स जैसे हायरिंग करना है अगर कर्मचारियों की या टीचर्स की या अदर स्टाफ की, है ना, जो मतलब फैकल्टी स्टाफ हो चाहे दूसरा स्टाफ हो, उनको हायर करना, ठीक है। उसके बाद उनका प्रमोशन करना। मान लो कि कोई क्राइटेरिया पूरा कर रहा है एसोसिएट प्रोफेसर का, पहले सिर्फ बेचारा असिस्टेंट प्रोफेसर था, अब जो है इसने पीएचडी भी कर ली और पीएचडी करने के साथ इसको 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया, जिसमें से 2 साल पोस्ट पीएचडी का एक्सपीरियंस है, तो इसको प्रमोट किया जा सकता है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो फ्रेश हायरिंग्स करना, टीचिंग या नॉन टीचिंग दोनों तरह के स्टाफ की, फिर उनका प्रमोशन करना, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के स्टाफ का प्रमोशन करना, उनका टेन्यूर कितना है इसको डिसाइड करना, टर्मिनेट करना जॉब से, सस्पेंड करना या फिर उनको बहाल करना, जो भी है। और फिर इवेल्युएशन, उनके काम को इवेल्युएट करना कि कैसा काम किया कैसा काम नहीं किया, इवेल्युएशन, ये सारी चीजें रहती है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिशियल। आपने देखा होगा कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एक रजिस्ट्रार रहता है, यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रार रहता है, रजिस्ट्रार। कॉलेज में तो खैर अकाउंट सेक्शन या एक एडमिशन सेक्शन रहता है अलग अलग, एक रिकॉर्ड सेक्शन ही रहता है, रिकॉर्ड सेक्शन रहता है, ठीक है। कॉलेज में तो क्या रहता है, एक रिकॉर्ड सेक्शन रहता है। यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहते हैं, ये जो रिकॉर्ड सेक्शन से ये रजिस्ट्रार के अंदर काम करता है। रजिस्ट्रार का क्या काम रहता है, जितने भी रिकॉर्ड है उस सबको मेंटेन करके रखना। आप देखते हैं ना हर यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड रहता है, जब से यूनिवर्सिटी खुली है तब से, किस साल में कौन सा बच्चा पास हुआ, कितने मार्क्स से पास हुआ, ये सब रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट के पास रहता है। तो सारे रिकॉर्ड्स को वो सिक्योर करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़े तो यूटिलाइज किया जा सके। और ये रजिस्ट्रार का काम यूनिवर्सिटी में होता है कि वो रिकॉर्ड्स को सिक्योरिटी के साथ जो है मेंटेन करे। तो आप देखेंगे कि हर कॉलेज इंस्टीट्यूट में जब से इंस्टीट्यूट खुला है उनके सारे के सारे रिकॉर्ड आपको मेंटेन मिलते हैं। अब पहले तो ये था कि सब बड़े बड़े रजिस्टर्स में करते थे, आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने उसको ऑनलाइन फॉर्म में लेके आ गए, डिजिटल फॉर्म में, ऑनलाइन मतलब डिजिटल फॉर्म में ले आए। पहले क्या था कि रजिस्टर 1980 का रजिस्टर है, 1991 का रजिस्टर है, आप देखते थे ना बड़ी बड़ी अलमारियों में, वही 1992 का एडमिशन रजिस्टर है, ये 1993 का रिजल्ट रजिस्टर है, ऐसा रहता था। अब जो है बहुत सारी चीजें डिजिटल फॉर्म में ले जाई गई है, लेकिन अभी भी फिजिकल जो मीन्स है उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है। उसके बाद मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज एंड रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस एंड देखिए फाइनेंशियल फ्लो और रिकॉर्ड जो है उसके बारे में भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो मेंटेनेंस और ऑडिट भी हो सकता है, मेंटेनेंस एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल फ्लो, मेंटेनेंस एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल फ्लो एंड रिकॉर्ड, फाइनेंशियल फ्लोज एंड रिकॉर्ड। फीस आई नहीं आई, है ना, कितने लोगों की आई कितने लोगों की नहीं आई, कितने इंस्टॉलमेंट में भरना है सारी फीस, फिर किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा खर्चा हुआ, कितने की मशीनें आ गई, कितने की किताबें आ गई, कितना पैसा फर्नीचर पे खर्च हुआ, है ना, फीस के बाद कितना सैलरी में चला गया, टीचिंग स्टाफ की सैलरी में कितना गया, नॉन टीचिंग में गया, बिजली का बिल आ गया, पानी का बिल आ गया, स्पोर्ट्स में कितना चला गया, हॉस्टल में कितना गया, ये सब क्या है, ये फाइनेंशियल चीजें हैं, इनको देखना। तो मेंटेनेंस एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज एंड रिकॉर्ड।
ये भी इसमें शामिल होता है। तो यूनिवर्सिटी में कल पढ़ाने का काम थोड़ी रहता है, ये भी तो सब चीजें रहती है ना भाई। फर्नीचर है, बिजली चल रही है, पानी की दिक्कत, पानी का एक व्यवस्था है, पूरा प्लेग्राउंड है, फर्नीचर आता है, मशीनें आती है ना। तो पूरा फाइनेंशियल तो सिस्टम ही बना हुआ रहता है। मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंपस, जो भी कैंपस है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंपस बिल्डिंग एंड ग्राउंड्स। मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंपस बिल्डिंग एंड ग्राउंड। कैंपस मतलब कॉलेज का कैंपस, इंस्टीट्यूट का कैंपस। तो मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंपस बिल्डिंग एंड ग्राउंड। भाई ठीक से झाड़ू पोछा लग रहा है नहीं, साफ सफाई अच्छी है या नहीं है ना, बिजली चल रही है, पंखे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उसके बाद ग्राउंड, प्ले ग्राउंड अच्छा है या नहीं, कैंटीन की सुविधा अच्छी है कि नहीं, कॉरिडोर ठीक है कि नहीं, लाइब्रेरी ठीक है कि नहीं, बिल्डिंग जो है वो अच्छी है या नहीं, सफोकेशन तो नहीं है इस पे, मतलब उसमें जगह, हर चीज के लिए प्रॉपर जगह है कि नहीं, लेबोरेटरीज में, इसमें उसमें। तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, कैंपस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के बाद उसका प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के कैंपस की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन के बाद उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, ये भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल एंड कैंपस बोथ, लोगों की भी सिक्योरिटी की, भाई कोई भी आकर के कुछ गलत काम न कर सके, तो वॉचमैन वगैरह रहते हैं, सारा एक पूरा सिस्टम रहता है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कैंपस बोथ, ऑफ पीपल एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कैंपस। जो लोग कैंपस में हैं उनकी, और कैंपस की प्रॉपर्टी की सेफ्टी और सिक्योरिटी, भाई कोई भी चीज उठा के ले ना जाए, डैमेज ना करे। जो वहां लोग हैं उनको उनको कोई मतलब, उनकी सिक्योरिटी के साथ कोई थ्रेट ना हो, उनकी सेफ्टी के साथ कोई थ्रेट ना हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे लोग हो, कोई भी हो, वो लोग एक सिक्योर और सेफ माहौल में अपना अपना काम करें। और साथ ही साथ बिल्डिंग की या कैंपस की जो प्रॉपर्टी है उसकी भी सेफ्टी और सिक्योरिटी मेंटेन करना। इसको बोलते हैं पब्लिक सेफ्टी और कैंपस पुलिस, दोनों चीज। इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक सेफ्टी एंड कैंपस पुलिस, पब्लिक सेफ्टी एंड कैंपस पुलिस। फंड रेजिंग, अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो उसको फंड भी रेज करना पड़ेगा, तो फंड रेजिंग, गवर्नमेंट है तो फिर गवर्नमेंट देती है। उसके बाद पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक अफेयर्स भी इसमें आ जाएगा। पब्लिक अफेयर्स के बाद, पब्लिक अफेयर्स मतलब जैसे मीडिया इंटरेक्शन हो गया, या बाहर के जो लोग हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन हो गया, ये सब पब्लिक अफेयर्स में आ जाएगा। फिर स्टूडेंट सर्विसेज भी इसमें आ सकती है। स्टूडेंट सर्विसेज, स्टूडेंट सर्विसेज मतलब कैसा? जैसे करियर गाइडेंस हो गया, करियर गाइडेंस हो गया, उसके बाद डिसेबिलिटी सपोर्ट सर्विस हो गई, डिसेबिलिटी सपोर्ट, डिसेबिलिटी सपोर्ट, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी सर्विस। अगर कोई मान लो फिजिकली हैंडीकैप है तो उसके लिए
भाई कम से कम प्रॉपर व्यवस्था हो हर चीज की, वो भी चीज हो सकती है। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स मतलब बाहर के लोग, कॉलेज से बाहर के लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है। तो ये सब क्या काम है, जनरल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के काम है। ये सब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के काम है। अटेंडेंस प्रॉपर है कि नहीं, इस चीज को देखना है ना, बच्चे प्रॉपर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कैंपस में कोई इलीगल अनलॉफुल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, वही सिक्योरिटी सेफ्टी वाली चीजें हैं। अटेंडेंस प्रॉपर है कि नहीं है, जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, कोई भी अनलॉफुल इलीगल या अनएथिकल एक्टिविटी तो कैंपस में नहीं हो रही है, सेफ्टी सिक्योरिटी वाला मसला है। आजकल रैगिंग को लेकर भी बहुत स्ट्रिक्ट रवैया है, तो कहीं रैगिंग तो नहीं होती है ना, जो न्यू एडमिशन वाले स्टूडेंट होते हैं उनको सीनियर स्टूडेंट जो है रैग तो नहीं करते। ये सारी चीजें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है, सिक्योरिटी सोशल का हिस्सा है। तो ये सारी चीजें जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजों में क्लियर है। अब इसके बाद एक आध दो छोटे टॉपिक और हैं जो जनरल टॉपिक है, जैसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस स्वॉट एनालिसिस जिसको बोलते हैं, तो वो अपन कल की क्लास में कर लेंगे। कल या होपफुली परसों जो है वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने जो एक लेक्चर बचा है, उसके लेक्चर में क्या है मैं देखता हूँ, वो आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपन कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं, अब कल आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।